सो है गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम लोग अपना फाइनल सीएमए फाउंडेशन का पेपर नंबर 2 जो कि है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब देखो, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ डाउट्स मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहला ये है कि भैया ये क्लास जो है ये किस अटेम्प्ट के लिए अप्लीकेबल है। तो आप किसी भी अटेम्प्ट में मेरी क्लास को देख सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको जो अकाउंट्स में है, सीएमए फाउंडेशन में जो हमारा अकाउंट्स है उसमें बहुत बड़े कोई मेजर चेंजेस नहीं आते, बहुत माइनर चेंजेस आते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा क्या चेंजेस आए हैं। सिंपल सी बात है, आज जो चीज़ें एसेट से कल को लायबिलिटी नहीं बन जाएगी। आज जैसे बैलेंस शीट बनाने का तरीका वही रहेगा, आज जो लेजर है लेजर ही रहेंगे, यानी जो भी चीज़ें हैं वैसे ही रहेगा। कोई ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं आते हैं। मेजर चेंजेस आते हैं हमारे लॉज में आते हैं, टैक्सेशन में आते हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी अमेंडमेंट पढ़नी पड़ती है। ठीक है, तो आप किसी भी अटेम्प्ट में आप देख सकते हो इस वीडियो को, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अगर आपको फिर भी डाउट है कि भैया नहीं प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैं आपसे इतना ही बोलूँगा कि अगर आप दिसंबर 2022 में भी मेरी वीडियोस देख रहे हो और आपको डाउट है कि नहीं ये वीडियो हमारे लिए एप्लीकेबल है या नहीं है, तो आप अपने सीएमए फाउंडेशन का बुक उठाओ। जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से मैच करो, टॉपिक वही है, सारी चीज़ें वही हैं, तो आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। उसके बाद ये है कि भैया जो हमारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं सीएमए फाउंडेशन का सितंबर 21 या दिसंबर 2021 में, वो सारे एमसीक्यू बेस होने वाले हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो अब फिर से मैं क्लास स्टार्ट कर देता हूँ आप सबकी डिमांड पे। इसमें हम क्या करेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट्स है बुक में सारे करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हमें लॉन्ग आंसर छोड़ने, लॉन्ग आंसर भी करने, शॉर्ट आंसर भी करने, और साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं। यानी हम करने सब कुछ है हमें, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम छोटे क्वेश्चन को छोड़ देंगे, बड़े क्वेश्चन को छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम सारी क्वेश्चंस करेंगे, सारे एग्जांपल्स करेंगे, साथ में एमसीक्यू पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। अब हमें एमसीक्यू पे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि हमारे एग्जाम एमसीक्यू बेस होने वाले हैं, और जो लॉन्ग आंसर है उनको इसलिए करना है कि हमें सीएमए इंटर और फाइनल में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, हमारे कॉन्सेप्ट्स कोई ना छूट जाए। मतलब आपको फाइनली सब कुछ पढ़ना है, जो बुक्स में है वो पढ़ना है, साथ में कुछ एमसीक्यू ज़्यादा प्रैक्टिस करने। एमसीक्यू बहुत बुक्स में भी है, एमटीपी है, आरटीपी है, एमसीक्यू बिट क्वेश्चन जो हमारे है ऑलरेडी मैं अकाउंट्स का अपलोड कर चुका हूँ, कॉस्टिंग अपलोड करने वाला हूँ। तो एमसीक्यू के हमारे लिए भंडार है, एमसीक्यू में कोई कमी नहीं होगी। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। एक लास्ट पॉइंट ये है कि आप किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, मेरी क्लासेस देख सकते हो। ये मेरी गारंटी आपको समझ में आएगी, क्योंकि पहले आपको बेसिक कराऊंगा, बेसिक के बाद ही मैं सारी चीज़ आपको समझाऊंगा। देखो, तो आज हमारा फाइनली जो है क्लास 1 है, और इसमें हम क्या करेंगे, बिल्कुल अपने टॉपिक वाइज, अपने सीएमए स्टडी मटेरियल के चैप्टर वाइज चलेंगे। सबसे पहले सिलेबस की बात करें तो आप सबको पता है, जो सीएमए अकाउंट, सीएमए फाउंडेशन जो अकाउंट्स है वो टोटल 100 मार्क्स का आता है, जिसमें 80% अकाउंट्स आता है और 40% कॉस्टिंग आती है। ठीक है ना, 80% अकाउंट्स में क्या आएंगे, अगर एमसीक्यू आएगा तो 40 एमसीक्यू आएंगे, हर एक एमसीक्यू 2 नंबर का होगा, 80 नंबर का अकाउंट्स आ जाएगा, और 40% यानी 20 मार्क्स का हमारा कॉस्टिंग आएगा। और कॉस्टिंग में कितने आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन कितना होगा, 2 मार्क्स का, 20 नंबर का हमारा कॉस्टिंग आ जाएगा। हमारे नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कोई नेगेटिव मार्किंग हमारे सीएमए फाउंडेशन के अकाउंट्स में नहीं होती, तो इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे सितंबर वाले हो या आप दिसंबर अटेम्प्ट वाले हो, आप ये वीडियोस देखो, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आते हैं सीधा, सबसे पहले हम चैप्टर 1 पे। देखो, सीएमए फाउंडेशन का अकाउंट जो है बिल्कुल क्लास 11th का बेस लेकर चला है, यानी पहले आपको पूरी इंट्रोडक्शन पढ़ाई जाएगी जो क्लास 11th में है। ठीक है, ये पूरी की पूरी यहाँ पे जो हमारा चैप्टर 1 है ये पूरा क्लास 11th में आप सबने पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम से उनको तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन जो आर्ट्स और साइंस है उनको प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए बिल्कुल हम बेसिक से पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर वीडियोज़ देखो। हाँ, एक लास्ट पॉइंट ये है कि भैया हम डाउट्स के लिए क्या करेंगे, तो डाउट्स के लिए आपको कमेंट करने, जो भी कमेंट होगा मैं उसका रिप्लाई करूँगा, क्योंकि कमेंट करने से वीडियोज़ की रीच बढ़ती है। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। ठीक है, अगर कोई ज़्यादा बड़े डाउट है तो उसके लिए भी मैंने सॉल्यूशन है हमारे पास। आपको क्या करना है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। टेलीग्राम ग्रुप पे कोई चैनल नहीं है, क्योंकि चैनल अगर मैं बनाता तो सिर्फ उसमें मैं आपको कुछ चीज़ें पोस्ट करूंगा, आप उसमें से कुछ भी रिप्लाई नहीं कर पाओगे, तो इसलिए मैंने ग्रुप बनाया है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारा जो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन करो, आपके जो भी डाउट्स होंगे वहाँ पे आपको पूछने हैं। ठीक है, और अगर किसी बच्चे ने डाउट्स पूछे हैं और आपको उसको आंसर आता है तो प्लीज़ आपको उसको रिप्लाई करना है, क्योंकि ऐसे ही आप एक दूसरे का हेल्प कर पाओगे। टोटल 200 बच्चे होने वाले हैं उसमें, तो अगर 200 बच्चे एक दूसरे का हेल्प करें तो शायद ही मेरी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत ऐसी आती है जो किसी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा तो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एक दूसरे का हेल्प करते रहो और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर नहीं ज्वाइन कर पा रहा हो तो मुझे मैसेज करना, मैं दोबारा लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है जी, अब आ जाओ फटाफट हमारे चैप्टर्स पे। तो सबसे पहला चैप्टर क्या है हमारे पास, तो हाँ सर, सबसे पहले हमारे पास है फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और उसमें हमारा टोटल 7 टॉपिक कह लो या 7 यूनिट कह लो। सबसे पहला अकाउंटिंग बेसिक्स। ठीक है, अब अकाउंटिंग बेसिक्स में कितने टॉपिक हैं, टोटल हमारे पास 7 टॉपिक, हम एक एक करके टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट 1.1 अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन। तो उसी पर आते हैं फटाफट हम लोग। देखो, ये हमारा हो गया चैप्टर 1, और यहाँ पे हमारा हो गया पहला टॉपिक
अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन। अब देखो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, ये इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, डेफिनेशंस और ये सारी चीज़ें हैं। इसको मैं छोड़ के सीधा मैं आपको यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अकाउंटिंग साइकिल, और ये रहा यहाँ से पेज नंबर हमारा कौन सा है, पेज नंबर 6 है। अब ऐसा क्यों भैया, आप ऊपर के आपने कुछ टॉपिक क्यों छोड़ दिए? क्योंकि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अगर आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स समझ में आ जाएगा तो उसके ऊपर के टॉपिक भी आप बहुत ईजिली समझ पाओगे। देखो ऊपर से जो मैंने क्या अभी छोड़ दिया, मैंने आपको इंट्रोडक्शन छोड़ दिया, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस होता है, यही कुछ 3-4 टॉपिक मैंने अभी लीव कर दिया फर्स्ट चैप्टर के। यूनिट 1.1 ही है, यानी कोई दूसरा चैप्टर 1 का टॉपिक 1 का ही मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं नीचे से पढ़ा रहा हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कॉमर्स वाले बच्चे उनको समझ में आ जाएगी, लेकिन आर्ट्स और साइंस वालों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ पहले आप बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स समझ लो, फिर हम ऊपर की चीज़ें समझेंगे, ठीक है। अब देखो टॉपिक का नाम क्या है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अब बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का मतलब क्या होता है? मतलब सिंपल सी बात है, जो टर्म्स या जो वर्ड्स अकाउंट्स में यूज किए जाते हैं उनका क्या मतलब होता है। सिंपल से अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो मैं आपसे बोलता हूँ एप्पल, तो आपको सबको पता है एप्पल का मतलब सेब होता है, यानी ये वर्ड का मतलब आपको पता था। ऐसी जो अकाउंट्स में वर्डिंग होते हैं उन सबका क्या मतलब होता है। फॉर एग्जांपल आपको पता है बैड डेप्ट। अब देखो जो कॉमर्स वाले बच्चे उनको पता होगा बैड डेप्ट क्या होता है, लेकिन साइंस वालों को शायद प्रॉब्लम आए। तो बैड डेप्ट एक वर्ड है अकाउंट्स में, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो आपने किसी को पैसे दिए हैं वो पैसा लेके भाग गया, यानी पैसा आपका डूब गया, ठीक है। यानी जो किसी को आपने सेल किया था उसने पैसे आपको नहीं चुकाए, वो उस पर्सन को हम बोलते हैं, उस पैसे को हम बोलते हैं, उस अमाउंट को हम बोलते हैं बैड डेप्ट। तो ये क्या एक वर्ड का मीनिंग है, तो वही कुछ नहीं करना हमें। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स यानी जो बेसिक वर्ड यूज होते हैं अकाउंट्स में उनका क्या मतलब होता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का क्या मतलब होता है, डेटर्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, कंटीजेंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं इनका मतलब समझना है। तो अगर ये हमें मतलब समझ में आएगा तभी हमें सारे अकाउंटिंग समझ में आएगा। अगर मैं सिंपली बोलूँ तो अकाउंट्स हमारा यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे अकाउंट्स क्या होता है, कहाँ यूज होता है, क्यों यूज होता है। पहले वर्ड तो समझ में आ जाए हमें। अब आ जाओ टॉपिक का मतलब आपको समझ में आ गया, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अब सबसे पहला जो वर्ड है हमारा ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? अब सबको पता है ट्रांजैक्शन का मतलब, अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ, लेन देन, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? लेन देन। यानी देखो ट्रांजैक्शन क्या होता है, हम किसी भी गुड्स या सर्विस का लेन देन करते हैं जिसके बदले हमें क्या मिलता है, या तो मनी मिलता है या मनी वर्थ में कोई चीज़ें मिलती है, ठीक है। अब मनी जो हमारा है हो सकता है इमीडिएट हमें कैश में मिल जाए या बाद में हमें क्रेडिट मिले, तीनों केस में हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजैक्शन ही होगा। फॉर एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल के लिए समझाया तो सपोज़ मेरे पास एक शॉप है, ठीक है, और शॉप किसकी है? मेरे पास मोबाइल की है। यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक मिस्टर एक्स है, इस भाई साहब ने हमारे से क्या किया, हमसे एक फ़ोन परचेज कर लिया 10,000 रुपीज़ का, और उसके बदले इन्हें इमीडिएट इन्होंने कैश पेमेंट कर दिया। क्या ये ट्रांजैक्शन है? बिल्कुल ट्रांजैक्शन। भैया दूसरा पॉइंट है, इसने क्या किया, कैश पेमेंट नहीं किया, उसके बदले उसके पास एक मशीन थी, कोई सी मशीन थी, और उस मशीन को उसने उसके बदले दे दिया, यानी एक्सचेंज ऑफ गुड्स कर लिया। तो क्या ये ट्रांजैक्शन है? बिल्कुल ट्रांजैक्शन है। अगर उस मशीन की मनी वर्थ है, यानी मनी में कोई वैल्यू है, तो बिल्कुल ये ट्रांजैक्शन है, ठीक है। अगर भैया उस मशीन की मनी में कोई वैल्यू नहीं है, जीरो है, तो ट्रांजैक्शन नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपने जो गुड्स उसको दिया उसके बदले या तो आपको मनी मिले या मनी वर्थ, यानी मनी की वैल्यू की कोई चीज़ मिले। तो आपको जो मशीन दी गई उसकी मनी वर्थ है, भैया उसकी मनी वर्थ 12,000 है, 8,000 है, 6,000 है, कम ज़्यादा है या 10,000 है, तो उससे मतलब नहीं है। वो तो ज़्यादा है तो आपके लिए गेन है, प्रॉफिट है, कम है तो आपके लिए लॉस है, वो अलग पॉइंट है। लेकिन बात है कि उसकी कोई ना कोई वैल्यू है, चाहे 2 रुपये क्यों ना हो, तो आपके लिए मनी वर्थ है, यानी मनी में कोई वैल्यू, तो ट्रांजेक्शन है, ठीक है। सिंपल सी बात है। या फिर उसने कहा कि मैं क्रेडिट में कर रहा हूँ, आपको मैं बाद में पेमेंट करूँगा, तो बाद में उसके ऊपर अब एक ऑब्लिगेशन है, यानी पेमेंट करेगा। ऐसा नहीं कि पैसे आपको नहीं मिलेंगे, हो सकता है कि बाद में कोई काइंड मिले या हो सकता है इन कैश मिले, यानी कोई ना कोई मनी वर्थ है बाद में भी, तो भी ये ट्रांजैक्शन है। सिंपल सा ही मतलब है ट्रांजैक्शन का, ठीक है। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। किस में? मनी में या मनी वर्थ में। या तो पैसों का एक्सचेंज कर रहे हो, या पैसों में एक्सचेंज कर रहे हो, या पैसों के बदले कोई और चीज़ ले रहे हो जिसकी मनी में कोई ना कोई वैल्यू है, ये हमारा ट्रांजैक्शन है। बहुत सिंपल सा है, ठीक है। अब आज हम बुक्स में पढ़ते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, कह रहा है कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर, अच्छा सॉरी यहाँ से आना है, ट्रांजैक्शन इट मीन्स इवेंट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी विच इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी वर्थ बिटवीन पार्टीज। कह रहा है कि इट डिपेंड एक्सचेंज ऑफ मनी यानी पैसों के लेन देन, या मनी वर्थ यानी पैसों की कीमत में, यानी जो जिसकी
जिस चीज़ की वैल्यू मनी में है उसका एक्सचेंज बिटवीन पार्टीज़, मतलब दो पार्टीज़ के बीच में, ख़त्म हो गया। अब क्या कह रहा है, इवेंट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, उस इवेंट को यानी उस लेन देन को हम टर्म्स में मनी मेजर कर सकते हैं। और चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पर्सन, और उस पर्सन के फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आएगा। मतलब मैं किसी को सेल करूँगा तो मेरे पास पैसे आएंगे, सिंपल सी बात है, और मेरा गुड्स जाएगा, या मेरे पास गुड्स जाएगा और बाद में पैसे मिलेंगे, यानी मेरा कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे मेरी फाइनेंशियल पोजीशन में। ख़त्म हो गया, यहीं तक इसका एक्सप्लेनेशन है। ये कोई डेफिनेशन नहीं होते, एक्सप्लेनेशन होते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए लिखा है, एग्जाम्पल परचेज ऑफ गुड्स वुड इन्वॉल्व रिसीविंग मटेरियल, अगर हमने कोई गुड्स खरीदा है तो रिसीविंग मटेरियल आएगा और पेमेंट हम करेंगे, या फिर क्रिएटिंग एन ऑब्लिगेशन टू पे सप्लायर एट फ्यूचर डेट, या तो हम तुरंत पेमेंट कर देंगे या फिर हम कहेंगे बाद में पेमेंट करेंगे, यानी ऑब्लिगेशन क्रिएट कर देंगे कि भाई पैसा मैं आपको बाद में दूंगा, ठीक है ना। ट्रांजेक्शन कुड बी कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन किसको कहते हैं, जिसको हम फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, और कैश ट्रांजेक्शन किसको कहते हैं, जिसको हम तुरंत इमीडिएट पेमेंट कर देते हैं। आई होप आपको ट्रांजेक्शन वर्ड का मतलब समझ में आ गया हो। सेकंड पॉइंट क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखो गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है। गुड्स का मतलब सिंपल होता है, जिस प्रोडक्ट में मैं डील कर रहा हूँ या जिस चीज़ में मैं डील कर रहा हूँ उसको मैं क्या बोलूँगा, गुड्स बोलूँगा। बहुत सिंपल सा पॉइंट है। देखो मेरे लिए गुड्स क्या है, मेरी जो दुकान किसकी थी, शराब की शॉप थी, वो मोबाइल की थी, तो मेरे लिए मोबाइल क्या है, मोबाइल मेरे लिए गुड्स है। यानी जिस चीज़ में मैं डील करता हूँ वो मेरे लिए गुड्स है, ठीक है। एक यहाँ पे और पर्सन है जिसने मेरे से वो मोबाइल फ़ोन ख़रीदा है, लेकिन उसने वो मोबाइल फ़ोन ख़रीद के अपने बिज़नेस में यूज करेगा, यानी सेल नहीं करेगा, तो उसके लिए वो क्या है, तो उसके लिए वो एसेट्स है। एसेट्स में क्या है, एसेट्स में मोबाइल फ़ोन है, समझो। तो भैया आपके लिए भी तो ये गुड्स एसेट्स है, हाँ है एसेट्स, बिल्कुल एसेट्स है, लेकिन एसेट्स में क्या है, एसेट्स में ये मेरे लिए गुड्स है, समझो। गुड्स कब बोला जाएगा और मोबाइल फ़ोन कब बोला जाएगा, मोबाइल फ़ोन तब मैं बोलूँगा जब मैं उसको अपने बिज़नेस में यूज करूँगा, और मैं गुड्स कब बोलूँगा, जब उसको बिज़नेस में रखा है मैंने पर्पज़ फॉर रीसेल। यानी ऐसा कोई भी स्टॉक यानी कोई भी गुड्स यानी कोई भी एंटिटी कमोडिटी कुछ भी है जिसको मुझे सेल करना फर्दर, उसको मैं बोलता हूँ गुड्स, जिसको मैं बोलता हूँ गुड्स। और उसको अगर मुझे अपने बिजनेस में यूज करना है तो उसके पर्टिकुलर नाम से बुलाता हूँ। एक मशीन है मेरे लिए, मशीन में मैन्युफैक्चर करके सेल करता हूँ, तो वो मशीन मेरे लिए गुड्स होगा। लेकिन सेम मशीन सामने वाला बिजनेसमैन परचेज करके उसको अपने बिजनेस में यूज करता है, तो उसके लिए वो कहलाएगी मशीनरी। दोनों के लिए एसेट्स है, मेरा गुड्स भी एसेट्स है, उसके लिए मशीन भी एसेट्स है, बट लेकिन अगर एसेट्स के अंदर आप जाओगे तो एसेट्स के अंदर मेरे लिए गुड्स है और उसके लिए मशीन है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। आप गुड्स को स्टॉक भी बोल सकते हो, यानी जिस चीज़ में मैं डील करता हूँ वो मेरे लिए क्या होता है, गुड्स होता है या स्टॉक होता है। बहुत सिंपल सी बात है। देखो आ जाओ, क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है दीज आर द टेंजिबल आर्टिकल और कमोडिटी इन विच बिजनेस डील। खत्म हो गया एक लाइन में। एक टेंजिबल मैं टचेबल आर्टिकल हो सकता है, कमोडिटी हो सकता है जिसमें बिजनेस डील करता है। दिस आर्टिकल और कमोडिटी आइदर बाउट एंड सोल्ड और प्रोड्यूस एंड सोल्ड, मतलब या तो आप प्रोड्यूस करके यानी मैन्युफैक्चर करके सेल कर रहे हो, या मैं कहीं से परचेज करके सेल कर रहा हूँ, दोनों किस्म मेरे लिए गुड्स है। सपोज मैं मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ फिर सेल कर रहा हूँ तो भी मोबाइल फ़ोन मेरे लिए गुड्स है। मोबाइल फ़ोन मैं कहीं से परचेज करके सेल कर रहा हूँ तो भी मोबाइल फ़ोन मेरे लिए गुड्स ही है, ठीक है। एट द टाइम व्हाट मे बी क्लासिफाइड गुड्स टू वन बिजनेस फ्रॉम मे नॉट बी गुड्स फॉर अनदर बिजनेस। समझा चुका हूँ, ये तो कोई समझाने वाली बात नहीं है। इसका जो अगर मैं एक्सप्लेनेशन कहूँ तो यहीं तक ये एक्सप्लेनेशन इसका ख़त्म हो गया, ठीक है, यहाँ तक ख़त्म हो गया। आगे बोला है कि एक किसी के लिए गुड्स है तो सामने वाले के लिए गुड्स नहीं है। वही एक डेफिनेशन, वही एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ जो मैं आपको समझा चुका हूँ कि एक मशीन मैंने सेल कर दी, मशीन मेरे लिए गुड्स था क्योंकि मैं मशीन का ही डील करता हूँ। सामने वाले के लिए मशीन वो गुड्स नहीं है क्योंकि वो मशीन में वो डील नहीं करता, उसने एज अ फिक्स एसेट परचेज किया क्योंकि वो अपने बिजनेस में यूज करेगा। अब भैया प्रॉफिट क्या होता है, सिंपल सी बात है, जितने मैंने कमाए हैं, जितने मेरे को पैसे मिले हैं उसमें से अपने खर्चे को माइनस करो, प्रॉफिट आ जाएगा। यानी प्रॉफिट का सिंपल एक फॉर्मूला होता है, आप सबको पता है, प्रॉफिट कह लो या इनकम कह लो, इसमें से क्या होता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। यानी उस पीरियड में जो मैंने रेवेन्यू अर्न किए हैं उसमें से एक्सपेंसेस को माइनस करो, आप उसको प्रॉफिट भी कह सकते हो और इनकम भी बोल सकते हो, सिंपल सी बात है, ठीक है जी। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, एक्सपेंस द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू इनकम ओवर एक्सपेंडिचर कॉल्ड प्रॉफिट। एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर, यानी रेवेन्यू ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। इट कुड बी कैलकुलेटेड एज ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस एज अ होल, और इसमें हम पर ट्रांजेक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि भैया ये सामान मैंने 100 रुपये का बेचा तो मेरे रेवेन्यू कितनी है, 100 रुपये। उसको पे मैंने परचेज करने के लिए ख़र्च किया था 80 रुपीज़, तो मेरे लिए प्रॉफिट कितना है,
₹20। तो एज पर ट्रांजेक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हो, और आप लोग होल मतलब पूरे कंप्लीट पूरे साल में मैंने कितना सेल किया, कितना परचेज किया, कितना एक्सपेंस किया, उसके अकॉर्डिंग भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। रेवेन्यू क्या होता है आप सबको पता होगा, टोटल सेल वेदर कैश और वेदर क्रेडिट। अगर मैं सर्विस दे रहा हूँ तो टोटल जो मेरे को पैसे मिलने वाले हैं या जो मिल चुके हैं मेरी सर्विस की वजह से, वो मेरे को रेवेन्यू आता है। लॉस क्या होता है, सिंपल सी बात है, ये क्या हो गया, रिवर्स हो गया। मेरे पास कितना था रेवेन्यू ₹100 और मेरा एक्सपेंस कितना हो गया 130, तो इस केस में क्या आएगा, लॉस आएगा, सबको पता है। इधर देखो, द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम, यानी एक्सपेंस ज़्यादा है और इनकम कम है, इट कुड बी लॉस। इट कुड बी कैलकुलेटेड फॉर ईच ट्रांजेक्शन और होल बिजनेस। कह रहा है कि एक एक ट्रांजेक्शन आप कैलकुलेट कर लो या कंप्लीट बिजनेस में कैलकुलेट कर लो। एसेट्स क्या होता है, अब देखो एसेट्स के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख रखा है, आ जाओ देखते हैं फटाफट क्या लिखा। देखो लिखा एसेट्स, एसेट्स आर दी प्रॉपर्टीज वेदर टेंजिबल और इंटेंजिबल। अब देखो कुछ एसेट्स टेंजिबल होते हैं और कुछ एसेट्स इंटेंजिबल होते हैं। टेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या है, जिसको मैं टच कर सकूँ, तो इंटेंजिबल का मतलब जिसको मैं टच नहीं कर सकता बट फील कर सकता हूँ। तो कह रहा है एसेट्स आर दी प्रॉपर्टीज ऑन बाय द इंटरप्राइजेज और एंटिटी। मतलब एक बिजनेसमैन के पास उस बिजनेस में जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब उसके लिए एसेट्स हैं। सिंपल सी बात है। सपोज मेरे पास एक बिज़नेस है, मेरे बिज़नेस में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, मेरा दुकान है, मेरा शॉप था मोबाइल का, तो उसमें फर्नीचर होगा, उसमें कुछ कैश होगा, उसमें कुछ स्टॉक्स पड़े होंगे, उसमें और भी चीज़ें होंगी, कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होंगे, यानी सारे के सारी मेरी क्या दुकान में जो रखी है वो सारी सारी मेरी प्रॉपर्टी है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसेट्स। एसेट्स का हिंदी होता है संपत्ति। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो एसेट्स क्या है, एक तरह से प्रॉपर्टीज़ है, वो चाहे टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो। अभी ये टेंजिबल इंटेंजिबल में एग्जाम्पल दो, आगे समझेंगे, अभी इसी में समझेंगे, ठीक है। देखो एक एक्सप्लेनेशन और है, और करके लिखा देखो मैंने, एनीथिंग विच इनेबल द फॉर्म टू गेट इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फ्यूचर इज़ एन एसेट्स। या फिर ऐसे समझ लो, ऐसा कुछ भी जिससे आपको बिजनेस को फ्यूचर में प्रॉफिट हो, आपके लिए एसेट्स है। सिंपल से, ऐसा कुछ भी जिससे बिजनेस में मेरे लिए प्रॉफिट हो फ्यूचर में, वो मेरा एसेट्स है। अब ₹1 का सिक्का भी अगर आपके बिजनेस में है तो बिजनेस में आपको प्रॉफिट देगा, यानी बिजनेस में कुछ बेनिफिट देगा, तो आपके लिए क्या है, एसेट्स है। और 1 सेकेंड बाद भी मेरे लिए क्या है, मेरा फ्यूचर है। सपोज मेरे पास क्या है, मेरे पास एक फ़ैन है, तो क्या बिज़नेस में उसमें लिए बेनिफिट है, बिल्कुल है सर, हवा आएगी। मेरे पास एसी है, क्या बेनिफिट है, बिल्कुल है। मेरे पास कैश है, क्या बेनिफिट है, उससे बिल्कुल सर है। मेरे बिज़नेस में फर्नीचर पड़ा हुआ था, क्या उससे मेरे बिज़नेस को बेनिफिट है, बिल्कुल है। कस्टमर आएंगे, बैठेंगे, या दुकान को मैं चलाऊंगा उसके अकॉर्डिंग। मेरे स्टॉक्स पड़े हैं, क्या बेनिफिट है, हाँ सेल करेंगे। यानी जो भी प्रॉपर्टीज़ आपके बिज़नेस में, उस हर एक प्रॉपर्टी से आपको बेनिफिट है, तो वो आपके क्या है, एसेट्स हैं। सर ऐसी कोई चीज़ है जिसकी कोई ना वैल्यू है ना उससे कोई बेनिफिट है, तो आपका एसेट नहीं है। सिंपल सी बात है, जीरो वैल्यू कोई एसेट थोड़ी होती है, ठीक है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर उसको स्क्रैप में भी बेचोगे तो ₹1-2 मिल जाएगा, तो आपके एसेट्स हैं। कुछ नहीं, कुछ ना कुछ आपको दे के जाएगा, ₹2 दे के जाएगा, बट दे के जाएगा। तो ये आपके एसेट्स हैं। एक एग्जांपल्स और हैं, देखो बहुत सारे हैं, कुछ भी समझ लो आप। एसेट्स आर द रिसोर्सेज ऑन बाय द बिजनेस विथ द पर्पज ऑफ यूजिंग इट फॉर जनरेटिंग फ्यूचर प्रॉफिट। कह रहा है कि एसेट्स क्या है, एक तरह के रिसोर्सेज हैं जो बिजनेस में होते हैं, बिजनेस को चलाने के लिए और फ्यूचर में प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, रेवेन्यू को अर्न करने के लिए। सिंपल सी बात है, फर्नीचर है तो क्या होगा, बिजनेस चलेगा। मशीन है, उससे बिजनेस चलाई जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी है, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, उससे क्या होगा, बिजनेस में यूज किया जाएगा, बिजनेस आगे चलेगा, ठीक है। अब मान लो मेरी कंपनी में एसी नहीं लगा, कौन आएगा, मेरे कस्टमर कोई नहीं आएगा। फर्नीचर नहीं है कस्टमर को बैठने के लिए, कौन आएगा। तो एक आपके पास 3 डेफिनेशन, आप कुछ भी समझ लो, तीनों के तीनों एसेट्स के डेफिनेशन से अलग अलग एक्सप्लेनेशन कह सकते हो। अब आ जाओ, देखो एसेट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला डिवीजन क्या है हमारे एसेट्स में, करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स। अब भैया करंट एसेट्स क्या होते हैं, तो ऐसे एसेट्स जिसको हम 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट करने का हमारा पर्पज़ है। कन्वर्ट हो ना हो अलग बात है, मैं लेकिन मेरा पर्पज़ है, मेरा इंटेंशन है कि 12 महीने के अंदर अंदर वो कैश में कन्वर्ट हो जाए। 12 महीने का मतलब क्या है, शॉर्ट पीरियड। अब अकाउंट्स में शॉर्ट पीरियड का मतलब होता है 12 मंथ, ठीक है। तो 12 महीने के अंदर अंदर मैं चाहता हूँ कि वो कैश में कन्वर्ट हो जाए, उस एसेट्स को मैं क्या बोलता हूँ, करंट एसेट्स, ठीक है ना। या फिर ऐसा एसेट्स जिसको मैंने परचेज ही किया है रीसेल करने के लिए, जिसको मैंने परचेज ही किया है रीसेल करने के लिए, उसको मैं क्या बोलता हूँ, करंट एसेट, ठीक है ना। देखो क्या लिखा है, करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय इंटरप्राइजेज विद इन द पर्पज ऑफ कन्वर्टिंग देम इनटू कैश विद इन शॉर्ट पीरियड। अब इसका एग्जाम्पल समझो फटाफट, देखो एग्जाम्पल क्या हो सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है हमारे पास, स्टॉक।
क्या आप चाहते हो कि जो आपका स्टॉक पड़ा हुआ माल पड़ा हुआ आपकी दुकान में वो 10 साल के बाद बिके? नहीं सर, हम तो उसको चाहते हैं कैश में जल्दी कन्वर्ट हो जाए, यानी जल्दी से जल्दी हम उसको क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। तो ये हमारा क्या है, करंट एसेट्स, यानी जो हमने खरीदा ही है बेचने के लिए, स्टॉक तो हमने खरीदा ही था बेचने के लिए, तो ये इस डेफिनेशन में फिट बैठता है। दूसरा डेफिनेशन है कि जो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी यानी शॉर्ट पीरियड में कैश में कन्वर्ट हो जाए, तो उसमें भी ये फिट बैठता है, क्योंकि हम चाहते हैं, इंटेंशन है वो ना बिके अलग पॉइंट है, बट हम चाहते तो है ना कि शॉर्ट पीरियड में कैश में कन्वर्ट हो जाए, तो ये भी हमारे लिए क्या है, स्टॉक है। पॉइंट नंबर 2, डेटर। डेटर का मतलब क्या होता है, जिस पर्सन को हमने गुड्स क्रेडिट में सेल किया है उस पर्सन को हम बोलते हैं डेटर। तो क्या हम चाहते हैं कि 2 साल बाद वो पैसा दे? नहीं सर, हमारा इंटेंशन है कि जल्दी जल्दी वो पैसा हमारे पास आए और कैश में आए, यानी हमारा डेटर भी हमारा इंटेंशन है कैश में कन्वर्ट हो जाए। कैश, बैंक, ये तो ऑलरेडी कैश में कन्वर्टेड है, तो ये ऑलरेडी करंट एसेट्स हमारे हैं। तो करंट एसेट्स का मतलब ये होता है या तो मुझे कैश में कन्वर्ट हो चुके हैं या मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए। अब सर फिक्स एसेट्स क्या होता है? फिक्स एसेट ऐसे एसेट्स होते हैं जिसको मुझे सेल नहीं करना, मैंने ख़रीदा है उसको बिज़नेस में यूज करने के लिए, ताकि बिज़नेस को मैं चला सकूं, अच्छे प्रॉपर तरीके से मैं बिज़नेस को रन कर सकूं। यानी ऐसे एसेट्स जो मैंने ख़रीदे हैं दोबारा सेल करने के लिए करंट एसेट्स हैं। ऐसे एसेट जो मैंने परचेज किए हैं बिज़नेस को चलाने के लिए मेरे क्या है, फिक्स एसेट्स हैं। देखो क्या लिखा है, फिक्स एसेट्स आर दोज एसेट विच आर हेल्ड बाई एंटिटी not to with the purpose of resale but with the purpose of facilitate business operation। हमने ख़रीदा है उसको दोबारा बेचने के लिए नहीं, ताकि बिज़नेस को प्रॉपर चलाने के लिए, उसको हम बोलते हैं फिक्स एसेट्स। अब ऐसे कौन से एग्जांपल्स हैं, आप सबको पता है कि इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं। हम मशीन ख़रीदेंगे तो भैया मशीन को हमें बेचनी थोड़ी है, हमें मशीन को तो चलानी है अपने बिज़नेस में, हम कोई सामान बनाएंगे उससे, ठीक है। हमने कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम ख़रीदा, हमने एसी ख़रीदा, एसी को बेचना थोड़ी है, हमें बिज़नेस में लगाना है। हमने कोई फर्नीचर ख़रीदा तो हमें फर्नीचर को बेचना नहीं है, फर्नीचर को बिज़नेस में यूज करना है, ठीक है। हमने एक बिल्डिंग ख़रीदा, हमें बिल्डिंग को बेचना नहीं है, बिल्डिंग को हमारे काम में यूज करना है, हमारा ऑफिस खुलेगा इसमें। हमने एक लैंड ख़रीदा, हमने लैंड में क्या करना और कोई बिल्डिंग बनानी है। ये सारे हमारे क्या है, फिक्स एसेट हैं। भैया सपोज़ अगर हम मशीन बेचते होंगे तो फिर उस केस में मशीन हमारा क्या बन जाएगा, करंट एसेट। और फिर उस केस में मशीन को मशीन नहीं बोलोगे, उस केस में आपको इसको स्टॉक बोलोगे, जो मैंने इधर एक्सप्लेन कर दिया। देखो यहाँ पे समझो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ आपके लिए करंट एसेट्स है, यानी जो चीज़ आपको दोबारा रीसेल करनी है, उसको आप उसके नाम से नहीं, उसके आप स्टॉक बोलोगे, सिर्फ स्टॉक या गुड्स बोलोगे। आई बात समझ में? तो मैंने यहाँ मशीन लिखा है, इसका मतलब मैं इसको बेचूंगा नहीं, इसको मैं यहाँ पे यूज करूँगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमारा होता है फिक्स एसेट्स। अब देखो फिक्स एसेट्स को फिर से इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक एसेट्स का नाम हमारा क्या है, टेंजिबल एसेट्स, और दूसरे का है मेरा इनटेंजिबल एसेट्स। अब टेंजिबल एसेट्स क्या है, यानी जिस एसेट को मैं टच कर सकता हूँ, यानी यहाँ पे मैंने जितने एसेट्स लिखे हैं ये सब के सब क्या है, टेंजिबल है। फिक्स एसेट्स हैं बट क्या है, टेंजिबल है। मशीन्स मेरे बिजनेस में पड़ा हुआ है, क्या मैं इसको टच कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो सर आप मशीनरी को। मेरे पास फ़ैन पड़ा हुआ है, फर्नीचर पड़ा हुआ है, क्या मैं टच कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो आप। मेरे पास लैंड पड़ा हुआ है, मेरे पास बिल्डिंग पड़ा हुआ है, क्या मैं टच कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। तो ये सारे मेरे क्या हैं, फिक्स एसेट्स हैं। फिक्स में क्या है, तो फिक्स में सर इट इज़ टेंजिबल। ये क्या है, सब के सब टेंजिबल एसेट्स हैं। दूसरा पॉइंट भैया, इनटेंजिबल एसेट्स क्या होता है? इनटेंजिबल एसेट्स का मतलब ऐसे एसेट्स जो मेरे तो हैं बट मैं उसको टच नहीं कर सकता, देख नहीं सकता, बट ओनली फील कर सकता हूँ कि हाँ है। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। डैट इज़ कैन नॉट बी सीन एंड टच, ना तो उनको देख सकते हैं ना उनको छू सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल भैया ऐसे कौन ऐसे एसेट्स होते हैं जो मेरा है ना, लेकिन मैं उसको देख भी नहीं सकता और छू भी नहीं सकता। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। क्या आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को छू सकते हो? नहीं। भैया देख सकते तो हैं, देख तो सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में डला होता है, हम उस पर क्लिक करते हैं। अगर मैं उसको कंप्यूटर से बाहर निकाल दूँ तो क्या देख सकते हो? नहीं देख सकते। ये सिंपल सी बात हो, तो किसी उसमें कंप्यूटर के अंदर, इसलिए आप देख पा रहे हो ना। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक एग्जांपल है इंटेंजिबल एसेट्स का। अब देखो 1-1 लाख रुपए का सॉफ्टवेयर्स आते हैं, तो मेरी संपत्ति होती है, लेकिन ना उसको मैं देख सकता हूँ ना मैं इसको छू सकता हूँ। गुडविल क्या होता है? अगर मैं सिंपल में बोलूँ तो मार्केट रेपुटेशन, यानी मार्केट में आपकी कितनी वैल्यू है लोगों की नज़र में, उसको हम बोलते हैं गुडविल, ठीक है ना। आप सबको पता है एप्पल की गुडविल अच्छी है या एडिडास की गुडविल अच्छी है, लोग ज़्यादा प्रोडक्ट उससे परचेज करते हैं। पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब क्या है, एक तरह से एग्जांपल है इंटेंजिबल एसेट्स के, यानी किसी न किसी कंपनी के ये एसेट्स हैं बट उनके लिए वो क्या है, इंटेंजिबल है। आई होप आपको एसेट्स की सारी कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। ये पूरी कहानी हमारी एसेट्स की है। एसेट्स का 2 पार्ट है, करंट फिक्स, और फिक्स का फिर से 2 पार्ट है, टेंजिबल और इंटेंजिबल, ठीक है। उसके ऊपर हमने पढ़ लिया एसेट्स और ट्रांजेक्शन।
ठीक है, यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो अभी आप कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। दूसरा पॉइंट, अब अपनी बुक पे आते हैं थोड़ा सा, कि हमें जो करना है अपनी अकॉर्डिंग, बुक के अकॉर्डिंग ही करना है। अब ये देखो हमारे लिए क्या है, यहाँ पे एसेट्स लिखा हुआ है। एसेट्स क्या होता है समझा चुका हूँ, रिसोर्सेस ऑन बाय द बिजनेस एक्टिविटी फॉर पर्पज ऑफ यूजिंग इट जनरेटिंग फ्यूचर प्रॉफिट। ठीक है, उसमें भी दो तरह के एसेट्स होते हैं, एक करंट एसेट्स होता है और एक नॉन करंट एसेट होता है। जो भी चीज़ें मैंने समझाई है वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, आप रीड कर लेना। अब आगे लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ का अगर मैं सिंपल से बोलूँ तो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन, यानी बिजनेस एंटिटी के ऊपर जो भी ऑब्लिगेशन है, यानी जो भी उसके पास कर्जे हैं जो उसको पेमेंट करना है, उसको हम बोलते हैं लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी का भी सेम ऐसी दो पार्ट है, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। अब आ जाओ, थोड़ा सा मैंने यहाँ लिखा है तो उसके अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है लाइबिलिटीज मीन्स अमाउंट ऑन या पेबल बाय द बिजनेस एंटिटी, यानी जो पैसा आपने उधार लिया है या जो आपको पेमेंट करना है, बात वो ये जो आपने उधार लिया आपके लिए पेबल है, पेमेंट है, उसको हम बोलते हैं लाइबिलिटी। यानी जो लाइबिलिटीज़ यानी जो कर्जे हैं बिजनेस के ऊपर, उसको हम बोलते हैं लाइबिलिटीज़। अब लाइबिलिटीज़ को उन्होंने फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया, एक होता है इंटरनल लाइबिलिटीज़ और एक होता है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अब भैया इंटरनल लाइबिलिटी क्या होता है? इंटरनल लाइबिलिटी का मतलब जो बिजनेस के अंदर है, मतलब अपने लोगों ने आपको उधार दिया। ऐसा क्या है भैया, कौन सा एग्जांपल है? क्या हमने एम्प्लॉय से पैसा लिया है क्या? नहीं, एम्प्लॉय से पैसा लोगे तो आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटी में आएगा कि एम्प्लॉय बाहर के हैं, हमारी कंपनी में काम करते हैं, वो मालिक नहीं आके। यानी जो ऑनर पैसा देगा, कैपिटल, एक लौता इंटरनल लाइबिलिटी का एग्जाम्पल क्या है? कैपिटल। जो मालिक ने आपको पैसे दिए हैं वो आपके लिए इंटरनल लाइबिलिटी है। भैया हमने तो सुना था जो मालिक पैसा देता है उसे कैपिटल बोलते हैं, तो क्या कैपिटल भी लाइबिलिटी होती है क्या? हाँ बिल्कुल। तभी आपने बैलेंस शीट कभी देखा होगा तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड लिखा होता है कैपिटल। ऐसा क्यों लिखा होता है? क्योंकि जो ऑनर ने पैसा दिया है, बिजनेस उसको भी लाइबिलिटी ट्रीट करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बिजनेस का नहीं है पैसा ना, वो किसी और का है, ऑनर का है। और आपने पढ़ा होगा कि बिजनेस एंड ऑनर आर सेपरेट लेवल लीगल एंटिटी, यानी बिजनेस को सेपरेट ट्रीट किया जाता है इन द आइज ऑफ लॉ, और अकाउंट्स की नज़र में भी सेपरेट होते हैं। ऑनर अलग होता है और बिजनेसमैन अलग होता है, सॉरी बिजनेसमैन अलग होता है और बिजनेस अलग होता है। तो जब हमारे पास, इधर देखो, मेरी एक शॉप थी और ये एक मैं हूँ, मैं इसको 1 लाख रुपये मैंने दिया, बिजनेस में लगाए, मैंने दिया, मैंने मतलब कैपिटल के रूप में दिया है, मतलब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए दिया है। अब अकाउंट्स बोलता है कि भैया आप अलग हो और ये अलग है, तो जब दोनों अलग अलग है तो जो मैंने पैसा दिया उसके लिए क्या है? लाइबिलिटी। सिंपल सी बात है। जब हम दोनों एक हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग है तो लाइबिलिटी है। लेकिन लाइबिलिटी में कौन सी लाइबिलिटी है? इंटरनल। ठीक है ना। अब भैया कैपिटल क्या होता है आप सबको पता है। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन इंटरप्राइजेज बाय द प्रोप्राइटर, इट में बी कैश और इट में बी इन काइंड। मतलब जो मालिक ने पैसा लगाया है बिजनेस में, उस अमाउंट को हम बोलते हैं कैपिटल। हो सकता है कि उसने कैश में लगाया हो सकता है उसने काइंड में लगाया हो। ठीक है, सपोज यहाँ पे एक पर्सन है, उसने अपने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए हैं, प्लस 2 लाख रुपए की उसके पास एक बिल्डिंग थी, उसने वो भी लगा दिए हैं, प्लस उसके पास 5 लाख रुपए का एक लैंड था, उसने वो भी लगा दिया है, प्लस 5 लाख रुपए का उसने और कुछ उसके घर के सामान थे और भी बहुत सारी चीज़ें थी, स्टॉक गुड्स, उसने सब लगा दिया। तो टोटल उसके बिजनेस में कितना पैसा हुआ? 22 लाख। तो यानी उसका कैपिटल 22 लाख का होगा, क्योंकि उसने 22 लाख रुपए लगाए हैं। कैश लगाया वो भी कैपिटल है और इन काइंड लगाया वो भी कैपिटल है। तो कैपिटल क्या होता है? हमारा इंटरनल लाइबिलिटी होता है। अब आ जाओ एक्सटर्नल लाइबिलिटी फटाफट। अब एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या होता है? देखो, जो ऑनर के अलावा जो भी हमने पैसे किसी से उधार लिए हैं वो सब के सब एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। सब के सब हमने बैंक से लोन लिया है, क्रेडिटर को पैसे देने हैं, किसी एम्प्लॉय का पैसा नहीं दिया अभी तक, वो सब के सब क्या है? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। देखो, लाइबिलिटीज टुवर्ड्स द आउटसाइडर कॉल्ड एक्सटर्नल लाइबिलिटी। आउटसाइडर का मतलब क्या? ऑनर के अलावा सब क्या है हमारे पास? आउटसाइडर हैं। ठीक है ना। अब इसके एग्जांपल्स क्या होंगे भैया? आउटसाइडर लाइबिलिटी में क्या क्या एग्जांपल होंगे? अभी मैंने आपको समझाया। हमारा क्रेडिटर, क्रेडिटर का मतलब क्या होता है? जिससे हमने गुड्स क्रेडिट ने परचेज किया है, हमने बैंक से लोन लिया है। ठीक है। हमारे आउटस्टैंडिंग सैलरी या वेजेस है, किसी एम्प्लॉय का सैलरी बाकी है, किसी मजदूर का वेजेस बाकी है, और क्या हो सकता है? और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। तो ये सब हमारे क्या है? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। अब इन्होंने क्या किया है? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को भी दो पार्ट में फिर से डिवाइड कर दिया है। देखो समझो, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना। लाइबिलिटीज़ का दो पार्ट है, इंटरनल एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल का फिर से दो पार्ट है। अब एक्सटर्नल का दो पार्ट क्या है इसमें? तो इन्होंने बोल दिया कि एक्सटर्नल का हमने दो पार्ट में किया, एक होता है करंट लाइबिलिटी और एक होता है नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है। नॉन करंट लाइबिलिटी को हम फिक्स लाइबिलिटी भी बोलते हैं, इसको हम फिक्स लाइबिलिटी भी बोलते हैं। ठीक है ना।
अब देखो नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी क्या होता है, विच इज पेबल विद इन 12 मंथ। सिंपल सी बात है, जिसको शॉर्ट पीरियड में हमें पेमेंट करना है उसको हम बोलते हैं करंट लायबिलिटी। शॉर्ट पीरियड का मतलब इन अकाउंट्स 12 मंथ, यानी 12 महीने के अंदर अंदर मुझे पेमेंट कर देना है। आज मैंने किसी सामान खरीदा और उससे बोला कि भाई 12 महीने के अंदर आपको पेमेंट कर दूंगा, ये मेरा क्या है, करंट लायबिलिटी। भैया इसके एग्जांपल क्या होते हैं, क्रेडिटर। आपने किसी पर्सन से आपने गुड्स स्टॉक खरीदा है, माल मंगाया अपनी कंपनी के लिए, तो क्या उसको 2 साल बाद पेमेंट करोगे, नहीं, 12 महीने के अंदर अंदर आपको पेमेंट कर दोगे, तो उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर। भैया नहीं कर पाए तो अलग पॉइंट है, लेकिन हमारा इंटेंशन तो यही था कि 12 महीने के अंदर पेमेंट हमने कर देना है। और क्या होता है, और होते हैं शॉर्ट टर्म कुछ लायबिलिटीज़ होते हैं, छोटे मोटे लायबिलिटीज़, उसको हम लंबे समय के लिए नहीं खींचते। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब बकाया सैलरी। अब क्या आप आउटस्टैंडिंग सैलरी 2 साल बाद पे करोगे, 1-2 महीने 4 महीने बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे क्या होती है, करंट लायबिलिटी। अब ये फिक्स लायबिलिटी क्या होती है या नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है, जिसको हम लंबे समय तक यूज करेंगे, उसको बाद में पेमेंट करेंगे, मतलब सिंपली 1 साल के बाद पेमेंट करेंगे। बैंक लोन, ये नॉर्मली नॉन करंट लायबिलिटी यानी फिक्स लायबिलिटी में आता है। ऐसा क्यों, क्योंकि बैंक से हमने लोन लिया 1 साल के अंदर थोड़ी पेमेंट कर देंगे यार, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल तक चलता है बैंक लोन, ठीक है। डिवेंचर, डिवेंचर भी शॉर्ट टर्म के लिए अपने डिवेंचर इशू नहीं किया, ज़्यादातर टाइम लॉन्ग टर्म के लिए इशू किया जाता है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए डिवेंचर है तो करंट लायबिलिटी में आएगा, उस केस में लिखा होगा शॉर्ट टर्म डिवेंचर। सिर्फ डिवेंचर लिखा था लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, क्योंकि 2 साल 4 साल 5 तक, कोई साल तक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे हमारे क्या है, एक्सेट्रा एग्जाम्पल्स हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ के। आई होप आपको लायबिलिटीज़ वाला पोर्शन सारा क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो पूछो, ठीक है। तो हमने यहाँ तक, अब अपनी बुक्स पे आते हैं फटाफट। अब देखो लायबिलिटीज़ में लिखा है, सिंपल सी बात है, लिखा है इट इज़ ऑब्लिगेशन ऑफ फाइनेंशियल नेचर टू बी सेटल इन द फ्यूचर। सीधी सी बात है, ऑब्लिगेशन मतलब क्या, आपके ऊपर उधार है, आपको फ्यूचर में उसका पेमेंट करना है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ मनी दैट बिजनेस ओज द अदर पार्टीज़। कह रहा है कि इसका मतलब क्या है कि जो पैसा बिजनेस ने किसी अदर पार्टी से पैसा लिया है, कब लिया होगा, हो सकता है कि उसने गुड्स उधार में खरीदा हो सकता है उसने कोई सर्विसेज ली हो सकता है कि उसने और भी कोई चीज़ें ली हो जिसका फ्यूचर में पेमेंट करना हो सकता है कि अभी तक उसने इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया हो, सब क्या है, लायबिलिटीज़ है। अब लायबिलिटीज़ में 2 तरह के हैं, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी, समझ लिया आपने, ठीक है ना। लायबिलिटीज़ क्लासिफाइड एज करंट लायबिलिटीज़ व्हेन इट सर्टिफाई द एनी ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से कोई अगर फॉलोइंग को सेटिस्फाई कर दे तो करंट लायबिलिटी है। पहला कि आपको कंपनी के नॉर्मल अकाउंटिंग पीरियड में आपको क्या करना है, उसको पेमेंट कर देना, मतलब 12 महीने के अंदर अंदर। सेम लाइन यहाँ भी लिखी हुई है और यहाँ लिखा इट इज़ हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग ट्रीटेड, यानी सबसे पहले आप करंट लायबिलिटी का पेमेंट करते हो, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, फिक्स लायबिलिटी का पेमेंट करोगे। यानी प्राइमरी पेमेंट उस अगर लायबिलिटी करते हो तो करंट लायबिलिटी में वो आता है। वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। नॉन करंट लायबिलिटी में क्या है, ऑल अदर लायबिलिटी क्लासिफाइड एज नॉन करंट लायबिलिटी, यानी जो हमारा करंट लायबिलिटी नहीं है वो क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी। उन्होंने ऐसे सिंपल में समझा दिया। उसमें देखो क्या है, इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी में क्या है, कैपिटल और या रिजर्व अंडरस्टैंडिंग प्रॉफिट। अच्छा हाँ, कैपिटल भी हमारा क्या है, इंटरनल लायबिलिटी है। इसके अलावा जो आपने रिजर्व्स वगैरह बना के रखे हैं वो भी हमारा क्या है, इंटरनल लायबिलिटी है। क्यों, क्योंकि रिजर्व्स वगैरह भी किसका होता है, मालिक का होता है। तो कैपिटल भी हमारा इंटरनल लायबिलिटी है। और आपने कोई रिजर्व रखा है, आपने कोई प्रॉफिट रखा है, ये भी सब क्या है, ये भी सब क्या है, इंटरनल लायबिलिटी है। क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे मालिक का है। जो भी कंपनी ने रिजर्व रखा हो, कहाँ से रखा होगा, तो सर प्रॉफिट से रखा होगा। प्रॉफिट किसका पार्ट है, प्रॉफिट किसका पार्ट है, तो सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी आपने प्रॉफिट कमाया वो किसका था, ऑनर का था। यानी आपने ऑनर के पैसों में से ही आपने सेव करके रिजर्व या प्रॉफिट के नाम पे रखे हैं, तो वो भी किसका है, ऑनर का। तो ये भी आपके ऊपर एक तरह से क्या है, लायबिलिटी, बट इंटरनल है। ठीक है जी, क्लियर है, बताओ मुझे, कोई दिक्कत है तो बताओ। अब आ जाओ वर्किंग कैपिटल। अब सर ये वर्किंग कैपिटल क्या होता है, कैपिटल तो समझ में आएगा, वर्किंग कैपिटल क्या होता है। सिंपल सा मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स मतलब माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल का मतलब ये होता है कि डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए कुछ आपको कैश की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कुछ लिक्विड लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स का मतलब क्या होता है, भैया आपने करंट एसेट्स बताया, नॉन करंट या फिक्स एसेट बताया। लिक्विड एसेट्स क्या होता है, लिक्विड एसेट्स का मतलब जो बिल्कुल जो कैश में शॉर्ट से शॉर्ट पीरियड में कन्वर्ट हो जाए या बिल्कुल कैश ही हो, मतलब कैश, बैंक या गोल्ड, ये सब होते हैं लिक्विड एसेट्स। कैश और बैंक ऑलरेडी कैश में कन्वर्ट है। ये एफडी जो शॉर्ट टर्म के लिए हमने एफडी किया था, फिक्स डिपॉजिट अभी गया अभी टूट गया, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, ये सब क्या होता है, लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स को हम बोलते हैं, लिक्विड एसेट्स जो होते हैं इनकी रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस को चलाने के लिए, यानी कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट होती है डे टू डे खर्चों के लिए। मान लो कि आप बिजनेस ओपन करके बैठे हो, तो ऐसा नहीं कि
हर सारे के सारे एक्सपेंस आपके मंथली होंगे, कुछ एक्सपेंस ऐसे होंगे जो डे टू डे होंगे। तो उन एक्सपेंस को मेंटेन करने के लिए, उन एक्सपेंस को पूरा करने के लिए जिस कैश की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल निकलता कैसे, आपके पास जितना करंट एसेट्स है उसमें करंट लायबिलिटी को माइनस कर दो, जो आपका आंसर आएगा वो मेरे निकल के आ जाएगा वर्किंग कैपिटल। ठीक है ना। अब देखो हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, उसके बाद आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। इन ऑर्डर टू मेंटेन फ्लो ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एवरी फॉर्म नीड सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स। कह रहा है कि हमारा जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी जो हमारा काम है उसको चलाने रहने के लिए हर कंपनी को कुछ सर्टेन अमाउंट को रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल कैश इज रिक्वायर्ड टू आइदर पे फॉर एक्सपेंसेस और मीट द ऑब्लिगेशन फॉर सर्विस रिसीव और गुड्स परचेज एक्सेट्रा। अब भाई सामान खरीदेंगे तभी तो आगे काम चलेगा, सामान तो रोज आ सकता है, नहीं तो ऐसा नहीं कि मंथली सामान आएगा या सालाना ही सामान आएगा, या और भी छोटी मोटी एक्सपेंस हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमारा मशीन चल रहा है फैक्ट्री में और मशीन शट डाउन हो गया, अब उसको रिपेयरिंग के लिए 50,000 रुपये चाहिए, तो क्या आप बोलोगे महीने भर बाद कैश आएगा तो रिपेयर करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, फिर आपके लिए 1 महीने के लिए मशीन सेट हो जाएगी। यानी डे टू डे कोई ना कोई खर्चे होते रहते हैं, सिंपल सी बात है। उसको मेंटेन करने की जो पैसे की रिक्वायरमेंट है उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, सिंपल सी बात है। ठीक है ना। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कह सकते हो टोटल करंट एसेट्स, यानी जितना आपके पास करंट एसेट्स है उसको आप ऐड कर दो तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आएगा। नेट वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगा, तो नेट निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा टोटल करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये देखो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल निकाला इसने, तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोल दिया टोटल करंट एसेट्स। लेकिन अगर नेट वर्किंग कैपिटल आप निकालोगे तो उसमें बोला है टोटल करंट एसेट्स में से आप करंट लायबिलिटी को माइनस करो, आपका वर्किंग कैपिटल निकल के आ जाएगा। यानी कितनी आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी पर डे चलाने के लिए बिजनेस, वो निकल के आ जाएगा। अब मेरा होता है कंटीजेंट लायबिलिटी। अभी सर कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होता है, तो कंटीजेंट लायबिलिटी द लायबिलिटी डिपेंड्स ऑन हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट, यानी किसी इवेंट के होने या ना होने पे डिपेंड करे उस लायबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, कंटीजेंट लायबिलिटी। ठीक है। फॉर एग्जांपल कोर्ट में हमारे ऊपर एक केस चल रहा है, हमारी एक बिजनेस है उसके ऊपर केस चल रहा है। अगर मैं वो केस हारता हूँ तो मुझे 10 लाख रुपए सामने वाले पार्टी को पेमेंट करना पड़ेगा। अगर मैं जीत गया तो मुझे पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। जीत गया इसका मतलब नहीं मुझे मिलेगा, मतलब मुझे पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। जो उसने मेरे ऊपर चार्जेस लगाए हैं वो गलत होंगे तो मैं जीत जाऊँगा तो मुझे पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो इस केस में जो मेरी लायबिलिटी है 10 लाख रुपये की, वो क्या कंटीजेंट है, यानी अगर मैं जीता तो मुझे नहीं देना पड़ेगा और अगर मैं केस हार गया तो मुझे 10 लाख रुपए की पेमेंट करनी पड़ेगी। इट्स कॉल्ड कंटीजेंट लायबिलिटी। ठीक है ना। पढ़ लो क्या लिखा है। इट इज़ रिप्रेजेंट अ पोटेंशियल ऑब्लिगेशन दैट कुड बी क्रिएटेड ऑन डिपेंडिंग ऑफ द आउटकम ऑफ एन इवेंट, यानी किसी इवेंट के होने या ना होने पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल खत्म हो गया, एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल इफ सप्लायर ऑफ बिजनेस फाइल टू लीगल सूट, वही वाला सेम कहानी जो मैंने आपको समझाया आप पढ़ लेना। कैपिटल क्या होता है समझा चुका हूँ। कैपिटल इज़ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑनर, जो ऑनर ने पैसा लगाया है आपके बिजनेस में वो आपका कैपिटल है। वो कैश में हो सकता है और इन काइंड में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। ड्राइंग क्या होता है, आ जाओ। ड्राइंग का मतलब क्या होता है, इट रिप्रेजेंट एन अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स विदड्रॉ या एनी अदर एसेट विदड्रॉ बाय ऑनर फॉर देयर पर्सनल यूज, यानी पर्सनल यूज के लिए कोई भी ऑनर अपने बिजनेस से पैसा निकाले या कोई अदर एसेट निकाले, उस केस में हम उसको बोलते हैं ड्राइंग। समझना ध्यान से, कंफ्यूज नहीं होना। देखो यहाँ पे एक बिजनेसमैन है, उसने अपने बिजनेस से 10,000 रुपये निकाले, लेकिन 10,000 रुपये निकाल के वो क्या किया, परचेज किया स्टॉक। मतलब बिजनेस के पर्पज़ के लिए ही पैसा निकाला, उसने बिजनेस से पैसा निकाला और उसने उस पैसे को दुकान के लिए सामान खरीद के लाया। क्या ये ड्राइंग है? बिल्कुल नहीं सर। ये ड्राइंग क्यों है? क्योंकि उसने पर्सनल यूज़ थोड़ी किया है। उसने वो पैसा निकाला, उसने अपने एम्प्लॉय का सैलरी पेमेंट किया। क्या ये ड्राइंग है? नहीं, ये भी ड्राइंग नहीं है। उसने पैसा निकाला और अपने बेटे की ट्यूशन फ़ी पेमेंट कर दी। क्या ये ड्राइंग है? यस, ये ड्राइंग है। मतलब सिंपल सी बात है, पैसा तो निकाल रहा है बट अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है, उस केस में ड्राइंग होगा। उसने अपने बिजनेस से कोई स्टॉक निकाला, यानी कोई सामान निकाला, कोई गुड्स निकाला और वो घर ले गया पर्सनल कंजम्पशन के लिए। क्या ये ड्राइंग है? यस, ये ड्राइंग है। मतलब सिंपल सी बात है, वो पैसा निकाल रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, उस केस में उसको हम बोलेंगे ड्राइंग। या कोई गुड्स निकाल रहा है, उस केस में उसको बोलेंगे ड्राइंग। ठीक है ना। क्या लिखा है पढ़ लो एक बार। इट रिप्रेजेंट एन अमाउंट ऑफ कैश, गुड्स और एनी अदर एसेट्स विच आर ऑनर विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज और हर पर्सनल यूज़। ख़त्म। एग्जाम्पल आप पढ़ लेना। अच्छा, आपने लिए उसने लाइफ इंश्योरेंस करा लिया है और जो प्रीमियम है अपने बिजनेस के अकाउंट से पेमेंट कर रहा है। क्या ये ड्राइंग है? बिल्कुल है भाई, वो उसका इंश्योरेंस है, बिजनेस का इंश्योरेंस थोड़ी है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का मतलब है किसी पर्सन का,
और पर्सन उसने किसने कराया, अपना ऑनर का खुद का कराया, प्रोप्राइटर ने कराया। तो अगर आपने खुद का इंश्योरेंस कराया तो अपने घर से पेमेंट करो ना। अगर बिजनेस से आप पैसा लोगे तो वो ड्राइंग में आएगा। आपने बिजनेस को पैसा दिया वो कैपिटल है, अगर आपने बिजनेस से पैसा लिया आपके लिए क्या है, ड्राइंग है। तो भैया अगर वो ड्राइंग नहीं करेगा तो जिएगा कैसे, खाएगा कैसे, कमाएगा कैसे। तो देखो हर बिजनेस में ड्राइंग होता है। मैं क्या कह रहा हूँ, ड्राइंग नहीं होगा, ड्राइंग होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेटवर्थ का मतलब क्या था, नेटवर्थ को मैं सिंपली एक वर्ड नहीं बोलूँ तो कैपिटल। जितना पैसा बिजनेस ने लगाया है, बिजनेसमैन ने बिजनेस में जितना पैसा लगाया उसको हम बोलते हैं नेटवर्थ। भैया ऐसे कैसे बोलोगे, देखो नेटवर्थ का फॉर्मूला मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। देखो किधर लिखूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ। नेटवर्थ का सिंपली फॉर्मूला ये होता है, टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ठीक है। और कैपिटल का फॉर्मूला भी यही होता है, टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो दोनों फ़र्क क्या है, कुछ भी नहीं है। नेटवर्थ का मतलब क्या आ गया, टोटल एसेट्स मतलब कितनी संपत्ति मेरे पास। तो सर मेरे पास टोटल एसेट्स है 200 करोड़ का, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ 80 करोड़ का, 80 करोड़ रुपए का मेरे पास बाहर से लायबिलिटी है, लोगों की सैलरी, लोन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मेरे पास कंपनी की टोटल अभी वैल्यू कितनी है, 120 करोड़ रुपए। सिंपल सी बात है यार, क्या दिक्कत है इसमें। नेटवर्थ का मतलब यही तो होता है कंपनी का, कि उस कंपनी के पास संपत्ति कितनी है और उस कंपनी के पास बाहर की उधारियाँ कितनी है, माइनस करो आपका नेटवर्थ आ गया, ठीक है ना। अब नेटवर्थ मेरा 120 करोड़ है तो मेरा कैपिटल भी कितना आएगा, 120 करोड़। कैपिटल का फॉर्मूला भी यही होता है, अरे जितना नेटवर्थ है वही तो आपका मालिक का पैसा है, सिंपल सी बात है। अगर नेटवर्थ ज़्यादा होगा और मालिक का पैसा कम होगा, ऐसा कैसे हो सकता है। नेटवर्थ का मतलब कि जो मालिक ने खुद लगाया है, जितनी कंपनी की एक्चुअल वैल्यू है। और कंपनी की एक्चुअल वैल्यू कैसे आएगी, जब उसकी बाहर की लायबिलिटीज़ को आप माइनस कर दोगे उसकी एसेट से, ठीक है ना। तो नेटवर्थ और कैपिटल का फॉर्मूला सेम ही होता है। अब आ जाओ, समझ नहीं आ रहा था पढ़ लेते हैं एक बार हुआ। देखो क्या लिखा है, इट रिप्रेजेंट एक्सेस ऑफ टोटल एसेट्स, यानी टोटल एसेट ओवर टोटल लायबिलिटी, यानी टोटल एसेट से टोटल लायबिलिटी को माइनस करो, आपका नेटवर्थ आ जाएगा। अगर टेक्निकली बोलें तो इस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, ऑनर वाला अमाउंट, यानी जो पैसा ऑनर को देना है, यानी जो ऑनर के ऊपर है पैसा हमारा कैपिटल के रूप में, वही हमारा क्या होता है, नेटवर्थ होता है। इससे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो इसमें क्या है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स और करंट इन्वेस्टमेंट, दो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक नॉन करंट और एक करंट। अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये होते हैं जो लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए किए गए हों, उसको हम बोलते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। देखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आर इन्वेस्टमेंट विच आर हेल्ड बियॉन्ड द करंट पीरियड ऑल्सो एज टू सेल और डिस्पोजल। फॉर एग्जाम्पल फिक्स डिपॉजिट फॉर 5 ईयर, हमने 5 साल के लिए एफडी करा दिया, क्या ये इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट है। अब इन्वेस्टमेंट में कौन सा, नॉन या करंट, सर ये नॉन करंट यानी फिक्स है। अगर हमने सर 2 साल के लिए कराया तो ये भी नॉन करंट है, यानी जो सीधी सी बात है, जो लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है, या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, या फिक्स इन्वेस्टमेंट है। देखो क्या क्या नाम है इसके, वही एसेट्स वाला, सेम जो आपने एसेट्स में पढ़ा वही है, फिक्स इन्वेस्टमेंट्स या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। ये तीनों एक ही है, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सिंपल सा मतलब है इसका कि हमने इसको मोर देन 12 मंथ्स यानी 12 महीने से ज़्यादा के लिए हमने इन्वेस्ट किया, ये क्या है, हमारे लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म क्या, जो 12 महीने से कम के लिए किया, शॉर्ट टर्म कह लो या करंट इन्वेस्टमेंट कह लो, बहुत सिंपल सा है। हमने एफडी कराया तो है 2 साल के लिए, लॉन्ग टर्म है। हमने एफडी कराया 11 महीने के लिए, शॉर्ट टर्म है। सिंपल सी बात है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। नॉन करंट ये रहा, शॉर्ट करंट पीरियड करंट इन्वेस्टमेंट ये रहा। डेटर्स क्या होता है, पहले समझा चुका हूँ, जिसको आपने क्या किया, गुड्स सेल किया है क्रेडिट में और उसको पैसे लेने आपसे बाकी है, उसको हम बोलते हैं डेटर। The sum of total aggregate of the amount which is customer owed to the business for purchasing of goods on credit or services rendered। आपने किसी को क्रेडिट में गुड्स सेल कर दी या क्रेडिट में आपने किसी को सर्विसेज दे दी, जो आपको पैसे उससे लेने हैं उतने अमाउंट के वो क्या बन जाएगा, सामने वाला पर्सन डेटर बन जाएगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन इज नॉन एज सन्ड्री डेटर या ट्रेड डेटर। देखो सन्ड्री डेटर भी बोलते हैं, ट्रेड डेटर भी बोलते हैं, बुक डेट भी बोलते हैं और डेटर भी बोलते हैं। 4 नाम है, ध्यान रखना। देखो एमसीक्यू में पूछ सकता है हमारे पास क्या है, डेटर्स के क्या क्या नाम है हमारे पास, सन्ड्री डेटर्स आपको पता है, ट्रेड डेटर्स ये भी आपने सुना होगा, बुक डेप्ट्स ये भी सुना होगा आपने, और डेटर्स 3 नाम है।
ठीक है, यहीं तक इसका एक्सप्लेनेशन है। इन अदर वर्ड्स फिर से एक्सप्लेन किया गया है, डेटर आर दोज पर्सन फ्रॉम हुम अ बिजनेस हैज़ टू रिकवर मनी ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विस रेंडर ऑन क्रेडिट। सिंपल सी बात है, ये तो और इजी बोल दिया। कह रहा है कि सिंपल सा मतलब ये है कि जिस पर्सन से मुझे पैसा लेना हो मेरे लिए डेटर है, जिसको मैंने क्रेडिट में गुड्स या सर्विस दी थी। ठीक है, दिस डेटर में भी अगेन क्लासिफाइड एज अंडर, उनको हम फिर से कुछ क्लासिफाइड कर सकते हैं। गुड डेप्ट, गुड डेप्ट का मतलब ये है कि जिससे पैसा मेरे को ईजिली मिल जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं 100% श्योर हूँ, उसे बोलते हैं अच्छे डेटर्स, शॉर्ट में डेप्ट, गुड डेप्ट। द डेप्ट विच इज़ श्योर टू बी रियलाइज आर कॉल्ड गुड डेप्ट। डाउटफुल डेप्ट, अब डाउटफुल डेप्ट का मतलब क्या होता है, मेरे को डाउट लग रहा है यार पैसा देगा कि नहीं देगा, मुझे डाउट है, अभी डूबा नहीं है, अभी भी डाउट है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, देखो द डेप्ट विच मे नॉट बी रियलाइज और कॉल्ड डाउटफुल डेप्ट। हो सकता है विच मे नॉट रियलाइज, मतलब क्या कह रहा है, रियलाइज नहीं होगा, ये नहीं बोला, मे नॉट बी रियलाइज मतलब हो सकता है ना मिले, डाउटफुल है। बैड डेप्ट का मतलब क्या समझा चुका हूँ, वो तो पैसा लेके भाग ही गया। द डेप्ट विच कैन नॉट बी रियलाइज एट ऑल आर कॉल्ड बैड डेप्ट, यानी अब तो पैसा मिलेगा ही नहीं, डूब गया, उसको हम बोलते हैं बैड डेप्ट, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरा, क्रेडिटर। अब भैया क्रेडिटर, अच्छा इसमें कितने पॉइंट्स हैं ये हमें आज ख़त्म करना है, फिर नेक्स्ट में हम आज स्टार्ट करेंगे फिर से। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे, क्रेडिटर क्या होता है। चल लायबिलिटीज समझा चुका हूँ ना, तो लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर भी समझाया था मैंने, आ जाओ फिर से पढ़ लेते हैं। देखो क्रेडिटर का मतलब क्या था, डेटर में क्या था, इधर आओ, ये हमारा एक शॉप है, हमने यहाँ पे मिस्टर ए है, इसको सेल कर दिया 10,000 का, तो मिस्टर ए हमारे लिए क्या बन गया, डेटर, सेल क्रेडिट में किया था। ठीक है, क्रेडिटर कब होगा, हमने किसी से परचेज कर लिया, सपोज यहाँ पे मिस्टर बी है, इससे हमने गुड्स परचेज किया है 20,000 का, या हमने इसे सर्विसेज ले ली है 15,000 का। जो भी हमने गुड्स परचेज किया या सर्विसेज ली वो किस पे लिया है, क्रेडिट पे लिया है, तो अब हमारे लिए मिस्टर बी क्या बन जाएगा, क्रेडिटर बन जाएगा। सिंपल सी बात है, इससे इजी मैं क्या समझाऊँ, यानी किसी से आपने गुड्स परचेज किया है या सर्विस रेंडर्ड किया, यानी सर्विस का यूज किया ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट में, तो वो सामने वाला पर्सन आपके लिए होगा क्रेडिटर। आपके लिए वो क्या होगा, उसके लिए वो क्या होगा मत सोचो, बस इतना सोचो कि मेरे लिए सामने वाला पर्सन क्या है। आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग सोचो, तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो मेरे लिए सामने वाला पर्सन क्या, मिस्टर बी, क्रेडिटर। मैं अपनी बुक्स में लिखूँगा क्रेडिटर 20 ये 35,000, मतलब मुझे 35,000 रुपये देना है बी को। मैं लिखूँगा अपने बुक्स में डेटर ये वाला 10,000, मतलब मुझे 10,000 रुपये लेना है ए से। सिंपल सी बात है, अगर आपने किसी से गुड्स या सर्विस रेंडर किया क्रेडिट में, तो वो सामने वाला पर्सन आपके लिए क्रेडिटर, आपकी बुक्स में क्या हो जाएगा, क्रेडिटर। ठीक है, और आपने अगर दिया है तो आपके लिए वो डेटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं क्या हमारे पास, क्रेडिटर क्या है, ये देखो लिखा है यहाँ पे, अ क्रेडिटर अ पर्सन टू हुम द बिजनेस ओज मनी और मनी वर्थ। सिंपल सी बात है, जिससे बिजनेस ने पैसा लिया या पैसा उधार में, या मनी वर्थ यानी मनी की वैल्यू में कोई कमोडिटी उधार में लिया है। मनी पेबल टू सप्लायर ऑफ गुड्स प्रोवाइडेड ऑफ सर्विसेज, क्रेडिटर आर जनरली क्लासिफाइड एज करंट लायबिलिटीज। और क्रेडिटर क्या होते हैं, करंट लायबिलिटीज होते हैं, पहले ही बता चुका हूँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखो एक्सपेंडिचर का यहाँ पे आते हम समझ लेते हैं थोड़ा सा, ये रहा। अब देखो एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि जो आपने पैसे खर्च कर दिए या जो आपको देने हैं, आपने किसी से गुड्स ले लिया, किसी से आपने कोई एसेट ले लिया, किसी से आपने कोई सर्विस ले ली, तो उस केस में जो आपको पैसे दे दिए या जो देने हैं उसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। समझो ध्यान से, ये मेरे पास एक शॉप है, मैंने एक पर्सन से मिस्टर ए से 10,000 रुपये का क्या कर लिया, फर्नीचर परचेज कर लिया। मैंने वो पैसा दे दिया तो भी एक्सपेंडिचर है, बाद में दूंगा, दिया नहीं है तो क्या एक्सपेंडिचर है, फिर भी खर्चे हैं। आप दुकान से, राशन की दुकान से आप राशन लेके आए और उसको आप खा पी के बराबर कर गए और आपने उसको पैसे नहीं दिया और आप बोलते हो खर्चे ही नहीं, मैंने क्यों, कह रहे जब दूंगा तब खर्चे होगा ना। भाई ऐसा नहीं है, आपने अगर सर्विस का यूज कर लिया, गुड्स को कंज्यूम कर लिया, आप पैसे दो ना दो आपका एक्सपेंस है, आपको बाद में देना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो आपने पैसे दिए तो भी एक्सपेंडिचर है, नहीं दिए तो भी एक्सपेंडिचर है। अगर दे दिए तो सिर्फ एक्सपेंडिचर, और नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा करंट लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी, वो डिपेंड करता है कि आपको कब देने। ठीक है, देखो जी यहाँ देखो क्या लिखा है, एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंड
और लाइबिलिटी इंकर्ड, मतलब आपने दे दिया तो सिर्फ अमाउंट स्पेंड और नहीं दिया तो लाइबिलिटी इंकर्ड फॉर जनरेटिंग एसेट्स फॉर एक्वायरिंग एसेट्स गुड्स और सर्विसेज। जो आपने गुड्स सर्विसेज या किसी एसेट्स को एक्वायर करने के लिए जो आपने पैसे खर्च किए हैं या जो आपको देने हैं, लाइबिलिटी जो आपने इंकर्ड किए हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। अब फर्दर एक्सपेंडिचर को उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। देखो एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स और इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग एसेट्स। मतलब सिंपल सी बात है, अगर आपने कोई एसेट को परचेज करने के लिए पैसे को खर्च किए हैं या कोई एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं उसका इंप्रूवमेंट के लिए पैसा खर्च किया है, तो उस केस में उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल देखो, हमने एक मशीनरी परचेज की, बिजनेस में उसको यूज करेंगे, ये मेरा क्या है, ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हमने बिल्डिंग ख़रीदा, उसको बिज़नेस में यूज करेंगे, ये हमारा क्या है, ये भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हमने लैंड ख़रीदा, उसको बिज़नेस में यूज करेंगे, ये हमारा क्या है, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सिंपल सी बात है, ठीक है। हमारे क्या होगा, हमने कोई एसेट परचेज किया या कोई एग्जिस्टिंग एसेट को इम्प्रूवमेंट कराया। अब भैया इम्प्रूवमेंट वाला क्या पॉइंट है, देखो ये मेरी जो बिल्डिंग थी, ये इस पर 2 फ्लोर बनी हुई थी, मैंने 1 फ्लोर और बना दिया, तो क्या इस बिल्डिंग की इम्प्रूवमेंट हुई? बिल्कुल हुई। तो इससे भी मेरा, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। भैया हमने उस बिल्डिंग का सिर्फ रिपेयरिंग कराया है, इन टूट फूट हो रहा था उसको रिपेयर करा दिया, क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है? नहीं, ये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ऐसा क्यों, अभी समझाऊंगा। ऐसा क्यों, अभी समझा दूंगा। देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, क्योंकि इससे हमारा उस बिल्डिंग की कोई कॉस्ट नहीं बढ़ी, वो बिल्डिंग जो उतनी की थी उतना ही रही। मेरा मशीन चलते ख़राब हो गया, मैंने उसको रिपेयर करा दिया, तो क्या ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है? नहीं। इससे उस मशीन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई, उस मशीन की कोई वैल्यू नहीं बढ़ी, उस मशीन की कोई एफिशिएंसी नहीं बढ़ी। जब एफिशिएंसी बढ़ जाए ना, तब उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। तो मैंने नॉर्मल रिपेयर करा, ये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बट मैकेनिक ने कहा कि सर इसमें एक पार्ट ये एक्स्ट्रा लगा दो, पहले से पार्ट था रिप्लेस कर दो, और ये जो पहले जैसे चलता था वैसे ही चलेगा, तो ये तो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। उसने कहा नहीं, ये पार्ट लगाओगे तो इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, यानी पहले जितना चलता था उससे 120% और अच्छी चलेगी, यानी 20% का इंप्रूवमेंट और इसमें हो जाएगा। तो ये जो मैंने एक्सपेंस किया है, इससे मेरी मशीनरी की इंप्रूवमेंट हो रही है, तो इस केस में मशीनरी वाला खर्चा जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, या तो मैंने एसेट्स खरीदा है और इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग एसेट्स, या पुराने एसेट्स की इंप्रूवमेंट करा है। रिपेयरिंग नहीं बोला इसने, इंप्रूवमेंट बोला। इंप्रूवमेंट मतलब पुराने एसेट्स में कुछ खर्च कर रहे हो, उससे उसका कोई ना कोई इंप्रूवमेंट हो रहा है। विच विल इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, जिसकी वजह से अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अब भैया मशीन 120% कैपेसिटी पे चल रही थी, अर्निंग बढ़ेगी। 1 फ्लोर था 2 फ्लोर और बन गया, अर्निंग बढ़ेगी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आ जाओ, इसके अलावा जो भी खर्चे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए खर्च करने पड़ते हैं। सिंपल सा बात है। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं सैलरी नहीं दूंगा तो क्या मेरा रेवेन्यू जनरेट होगा? नहीं भैया, सैलरी नहीं दूंगा, आपका बिजनेस नहीं चलेगा, तो फिर आपकी कोई सेल नहीं होगा, कुछ भी रेवेन्यू नहीं आएगा। क्या मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं दूंगा, रेवेन्यू जनरेट होगा? नहीं, आपका बिजनेस ही ठप पड़ जाएगा। क्या मैं रेंट नहीं दूंगा, क्या मैं रेंट नहीं दूंगा, क्या मेरा रेवेन्यू जनरेट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये सारे क्या है। क्या मैं कोई गुड्स परचेज करके नहीं लाऊंगा तो बेचूंगा, क्या मेरा रेवेन्यू जनरेट होगा? नहीं। क्या मैं वेजेस नहीं दूंगा तो मेरा रेवेन्यू जनरेट होगा? नहीं। क्या मैं इंश्योरेंस नहीं कराऊंगा तो रेवेन्यू जनरेट होगा? नहीं। ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे मेरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्या मैं छोटे मोटे एडवर्टाइजमेंट नहीं कराऊंगा तो मेरा रेवेन्यू जनरेट होगा? नहीं। अगर मैं कराऊंगा तो मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा। या तो ऐसे खर्चे जिससे रेवेन्यू जनरेट होना बंद हो जाए या कम हो जाए, या फिर ऐसे खर्चे जिससे मेरा सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू बढ़े, यानी एडवर्टाइजमेंट कराऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू मेरा बढ़ेगा, ठीक है। तो इन सारे खर्चे को, मतलब जो सिंपली है, रेवेन्यू इंकर्ड करने के लिए, रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो पैसा हम खर्च करते हैं उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। देखो इधर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंकर्ड टू अर्न रेवेन्यू ऑफ द करंट पीरियड, द बेनिफिट ऑफ विच कंज्यूम द एग्जॉस्ट कंज्यूम या और अच्छा कंज्यूम और एग्जॉस्टेड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। मतलब ऐसा खर्चा जो रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए खर्च किया जाता है, उसका जो बेनिफिट है वो एक ही अकाउंटिंग पीरियड तक रहता है। मैंने एडवर्टाइजमेंट करा दिया 1 साल के लिए, मतलब एक ही पीरियड के लिए रहा, 1 महीने 2 महीने। अगर सब भी आपने 10 साल के एडवर्टाइजमेंट करा दिया तो एक साथ, तो उस केस में उसको हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो एक आपका रह गया था, मेरे को बताना था, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी भैया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? ऐसा एक्सपेंडिचर है तो हमारा रेवेन्यू के लिए, बट उसका जो बेनिफिट और लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए मिलेगा। यानी हमने 2 साल के लिए एडवर्टाइजमेंट करवा दिया, तो अब 2 साल के लिए एडवर्टाइजमेंट करा दिया, तो इस एक्सपेंडिचर को बोल देंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इस केस में क्या होता है, सपोज मैंने 20,000 दिया है, तो 10,000 रुपये तो मेरा करंट ईयर का एक्सपेंस है,
तो ये करंट ईयर का P&L में डेबिट हो जाएगा। और 10,000 मेरा क्या है, प्रीपेड है। और सबको पता है कि प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, हमारे लिए एसेट्स होता है। तो ये कहाँ से हो जाएगा प्रीपेड एक्सपेंस, ये मेरा सो हो जाएगा एसेट साइड बैलेंस शीट में, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस हमारा एसेट्स होता है। तो ये एसेट में सो होगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से 10,000। मतलब आपने एक्सपेंस तो रेवेन्यू के लिए किया बट लॉन्ग टर्म के लिए किया, तो उस केस में उसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, आपने एक्सपेंस किसके लिए किया, रेवेन्यू के लिए किया, बस शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, मतलब 1 साल ही बेनिफिट उसका मिलेगा, तो उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने एक्सपेंस किया अपने कैपिटल को बढ़ाने के लिए, यानी कैपिटल एसेट को, जो लैंड बिल्डिंग है उसको इंप्रूवमेंट के लिए या नया खरीदने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हो। अब हम आते हैं अपनी बुक पे। देखो जी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या लिखा है, रिप्रेजेंट एक्सपेंडिचर इंकर टू ऑन रेवेन्यू, सिंपल सी बात है। कैपिटल एक्सपेंडिचर रिप्रेजेंट एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर द पर्पज ऑफ एक्वायरिंग ऑफ फिक्स एसेट विच इज इंटेंड टू बी यूज ओवर लॉन्ग टर्म अर्निंग प्रॉफिट एंड देयर फॉर्म। कह रहा है कि हमने जो फिक्स एसेट परचेज किया उसको मुझे बेचना नहीं है भैया, उसको यूज करके बिजनेस को चलाना है, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कमाना है, उस एसेट को हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमने गुड्स परचेज किया, उसको मुझे बेचना है, उससे मेरे को रेवेन्यू जनरेट करना है, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम एक्सपेंस भी बोलते हैं, सिर्फ एक्सपेंस। अगर कोई आपसे बोले कि एक्सपेंस क्या होता है, तो एक्सपेंस हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही बोलते हैं। अब आती है बैलेंस शीट। तो अब सबको पता है बैलेंस शीट क्या होता है, जिसको नहीं पता देख लो। बैलेंस शीट क्या होता है कि स्टेटमेंट होता है जो बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है। ये दिखता कैसे है, ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, इस साइड लिखा होता है लायबिलिटीज, इस साइड लिखा होता है अमाउंट, यहाँ लिखा होता है एसेट्स, और यहाँ लिखा होता है अमाउंट। और इसमें डेबिट और क्रेडिट नहीं होते, क्योंकि बैलेंस शीट हमारा क्या है कि स्टेटमेंट है, और कभी भी स्टेटमेंट का डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, अकाउंट का डेबिट क्रेडिट होता है। ठीक है, तो इसी बैलेंस शीट लिखा होता है। ठीक है, अब इसमें किसी भी बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को कैसे शो करेगा ये, यानी फाइनेंशियल पोजीशन को, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो करता है, फाइनेंशियल पोजीशन को बैलेंस शीट कैसे शो करेगा। अब देखो, इसमें जो भी एसेट्स होंगे यहाँ लिखे होंगे, और जो भी लायबिलिटीज़ होंगी यहाँ लिखी होंगी। ठीक है, अब लायबिलिटीज़ का 2 पार्ट होता है, आप सबको पता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो यहाँ पे एक कैपिटल लिखा होगा, सपोज इस कैपिटल इसके पास है 1 लाख रुपए की। अब बाकी यहाँ पे अदर लायबिलिटीज़ लिखी होंगी अलग अलग नाम से, सपोज यहाँ पे 20,000 की ले लेते हैं ऐसी। तो टोटल कितना हो गया, 1,20,000। और यहाँ पे सारे एसेट्स होंगे, और वो भी टोटल कितने के होंगे, 120,000, क्योंकि दोनों हमेशा साइड इक्वल होता है। अब ये फाइनेंशियल पोजीशन को कैसे शो करेगा। अब देखो, आपके पास टोटल एसेट्स कितने हैं, 120, जिसमें आपकी बाहर की लायबिलिटीज़ कितनी है, 20,000, और इंटरनल लायबिलिटीज़ कितनी है, 1 लाख रुपये। तो वैसे देखा जाए तो इसकी फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी हद तक अच्छी है, क्योंकि इस पर जो भी संपत्ति है ज़्यादातर उसमें पार्ट किसका है, ओनर का है। तो फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी शो होता है किसी भी बिजनेस का, अगर उसका संपत्ति है और लायबिलिटीज़ उसमें कम है, और मतलब जो भी एसेट्स है उसके पास, उसमें इंटरनल लायबिलिटीज़ ज़्यादा है और एक्सटर्नल यानी बाहर के लोगों का पैसा कम है, तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। ठीक है, तो बैलेंस शीट इसी चीज़ को शो करता है। अब ये कैसे बनता है आपको तो पढ़ना है ही आगे। देखो क्या लिखा है, इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस एंटिटी ऑन अ पर्टिकुलर डेट। एक पर्टिकुलर डेट पे किसी भी बिजनेस एंटिटी का फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है। इसमें सारे एसेट्स और लायबिलिटी दिए होते हैं, ये सारी चीज़ें लिखा हुआ पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या शो करता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस कितनी है। अगर आप डे बाई डे आपकी रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है, आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, आपका लॉस नहीं हो रहा है, तो आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी है। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन के लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है ना। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शो करता है, तो सिंपल ये भी बनता है कुछ ऐसा, यहाँ देखो। ठीक है, यहाँ लिखा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ लिखा होता है पर्टिकुलर, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पर्टिकुलर और यहाँ पे अमाउंट। इस साइड आते हैं सारे के सारे इनकम, ठीक है, और इस साइड आते हैं लॉस और एक्सपेंस। अगर आपके पास इनकम ज़्यादा है और लॉस एक्सपेंस कम है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक प्रॉफिट आएगा, और अगर प्रॉफिट आपके पास एक्सपेंस ज़्यादा है और इनकम कम है तो आपके लॉस आएगा। आपने सबने बना रखा होगा। तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, अगर प्रॉफिट अच्छी आ रही है, डे बाय डे प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रही है, या मेरा प्रॉफिट कई सालों से मेनटेन है, लॉस नहीं आ रहा, तो मेरा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा है, यानी हमारा बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है। क्या लिखा है देखो,
द अकाउंट शो द रेवेन्यू अर्नड बाय द बिजनेस एंड एक्सपेंस इंकर्ड बाय द बिजनेस, यानी जितना आपने रेवेन्यू अर्न किया वो भी शो करेगा और जितना आपने खर्च किया वो भी शो करेगा। दैट रेवेन्यू दिस इज प्रिपेयर यूजुअली फॉर पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड विच वुड मंथ और क्वार्टर, हाफ ईयर और ईयर। मतलब आप इसको क्वार्टरली, हाफ ईयरली या मंथली या पूरे एक साल में एक बार बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। द नेट रिजल्ट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल शो अर्न लॉस सफर बाय द बिजनेस एंटिटी। कह रहा है कि नेट रिजल्ट क्या आएगा, या तो दिखाएगा कि बिजनेस एंटिटी ने लॉस सफ़र किया या प्रॉफिट को अर्न किया। अब देखो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। ऐसा डिस्काउंट जब कोई कमोडिटी यानी कोई गुड्स, कोई स्टॉक एक सर्टेन क्वांटिटी में परचेज करने पे आपको मिले, उस केस में हम बोलते हैं उसको ट्रेड डिस्काउंट। फिर से बोल रहा हूँ, कोई गुड्स को अगर सर्टेन क्वांटिटी या फिक्स क्वांटिटी में परचेज करने से जो आपको डिस्काउंट मिलता है उसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। फॉर एग्जांपल ये जो हमारा पेन आता है ये 5 रुपये का एक आता है, लेकिन आपने देखा होगा एक पैकेट में 5 पेन होता है तो उसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, 25 रुपये। लेकिन हम 5 पेन अगर लेते हैं तो हमें वो सिर्फ 20 रुपये में दे देते हैं। यानी एक सर्टेन क्वांटिटी इस पेन के लिए कितनी थी, 5। अगर आपने 5 खरीदा तो आपको 20 रुपये मिला, यानी 5 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल गया। तो ये 5 रुपये का डिस्काउंट को हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो भैया ये हमारे लिए फ़ायदा है? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सबको मिलता है, आप स्पेशल थोड़ी हो। ठीक है, अगर कोई भी 5 पेन खरीदेगा सबको 20 रुपये में मिलेगा। तो भैया 5 रुपये प्रॉफिट कब है, जब इसको आप 25 में बेच दो तब आपका 5 रुपये प्रॉफिट है। यानी क्या कहना चाहता हूँ मैं, सिंपली इतना कहना चाहता हूँ कि ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। तो भैया ये 5 रुपये कहीं रिकॉर्ड नहीं होगा, नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको पास ट्रेड डिस्काउंट का जो इफेक्ट होता है उसको हम माइनस कर देते हैं और सिर्फ कॉस्ट कितनी दिखाई जाएगी, यानी परचेज प्राइस कितनी दिखाई जाएगी, 20 रुपये। यानी ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है उसी को हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन उसका इफेक्ट रहता है। और पहला क्या है कि भैया ट्रेड डिस्काउंट होता क्या था। ट्रेड डिस्काउंट ऐसी कोई भी कमोडिटी या गुड्स एक फिक्स क्वांटिटी या सर्टेन क्वांटिटी परचेज करने में मिलती है, उसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, अब आजा हम लोग पढ़ लेते हैं लिखा क्या है। इट इज़ डिस्काउंट यूजुअली अलाउड बाई द होल सेलर टू द रिटेलर कंप्यूटेड ऑन द लिस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस। एग्जाम्पल, लिस्ट प्राइस कितना था हमारे पास, 15,000 रुपये। तो होल सेलर में अलाउड 20% डिस्काउंट देयर टू रिटेलर। दिस मीन्स रिटेलर विल गेट 12,000, यानी 15,000 का गुड्स उसको कितना मिला है, 12,000 में मिला है। एंड एक्सपेक्टेड टू सेल इट फाइनल कस्टमर एट लिस्ट प्राइस। उसने क्या किया भाई, देखो अब मेरा 15,000 का गुड्स था, उसने मुझे कितना दे दिया, 20% डिस्काउंट काट के कितने में दे दिया, 12,000 में दे दिया। तो 12,000 रुपये मेरे क्या हो गया, अब होल सेलर जो रिटेलर को देता है, मतलब सिंपली ज़्यादातर केस में ट्रेड डिस्काउंट किसको मिलता है, बिजनेसमैन को ही मिलता है। इसलिए क्यों, क्योंकि जो उस पर MRP होती है अगर वो उसी प्राइस पे देगा तो भाई वो बेचेगा कितने में और कमाएगा कितने में। MRP सपोज उसकी 15,000 रुपये थी, तो क्या 15,000 में अगर उसको रिटेलर, होल सेलर को रिटेलर दे देगा तो क्या वो 15,000 रुपये का सेल कर सकता है, नहीं सर, 15,000 का सेल नहीं कर पाएगा क्योंकि MRP 15,000 है। तो उसने क्या किया, MRP से कुछ पैसे कम किए, 12,000 उसको दे दिया, और रिटेलर जो है वो क्या करेगा, 15,000 में सेल करेगा और 3,000 का प्रॉफिट वो अर्न कर लेगा। तो ये 3,000 रुपये जो उसको कम की गई है, ये भी क्या एक तरह से ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है ना, वही सारी चीज़ लिखा था। ट्रेड डिस्काउंट इनेबल द रिटेलर द मेक प्रॉफिट बाय सेलिंग द लिस्ट प्राइस। ट्रेड डिस्काउंट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। समझा दिया, ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड नेट वैल्यू। अबव एग्जाम्पल, द ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड ओनली 12,000। सिर्फ 12,000 से रिकॉर्डिंग होगी, ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। अब भैया आता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है, सबको पता है कि अगर कोई गुड्स अगर आप कैश में परचेज करते हो और उस केस में आपको कोई डिस्काउंट मिलता है तो उसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। देखो यहाँ लिखा हुआ है, अलाउड इंकरेज द प्रमोट पेमेंट, यानी बाय द डेटर, यानी भाई हम उधार में परचेज करेंगे। उसने कहा या तो आप अभी कैश में परचेज करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ये भी कैश डिस्काउंट है। ठीक है, मैं गया, मैंने कहा मुझे 1,00,000 रुपये का सामान चाहिए बट मैं क्रेडिट में परचेज करूँगा। उसने कहा अगर आप अभी तो 1,00,000 रुपये का दूंगा, लेकिन आप कैश पेमेंट करोगे तो 10% का डिस्काउंट हो, यानी 10,000 का डिस्काउंट। तो ये क्या है, कैश डिस्काउंट है। पॉइंट नंबर 2, ये भी हो सकता है, उसने कहा ठीक है ले जाओ 1,00,000 रुपये का, लेकिन अगर आप 2 हफ्ते के अंदर पेमेंट कर दोगे तो आपको 10% या 5% का डिस्काउंट दूंगा। तो ये भी मेरा क्या है, कैश डिस्काउंट। मतलब ऑन द स्पॉट जो आपको डिस्काउंट दी जा रही है कैश पेमेंट करने की वजह से, वो भी कैश डिस्काउंट है। या जो हमारे डेटर्स हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है कि भाई पैसा तुरंत दोगे, जल्दी दोगे तो आपको इतना % का डिस्काउंट दिया जाएगा, वो भी मेरा क्या एक तरह से कैश डिस्काउंट है। तो क्या भैया इसके बुक्स अकाउंट में रिकॉर्डिंग की जाएगी? हाँ, अगर मुझे कैश डिस्काउंट मिला और मैंने कोई गुड्स परचेज किया तो मेरे लिए क्या एक तरह से वो फ़ायदा है, प्रॉफिट है, मैं उसको रिकॉर्ड करूँगा बुक्स ऑफ अकाउंट में। ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता, ये वाला रिकॉर्ड होता है। देखो आप पढ़ लेते हैं लिखा क्या है। दिस इज़ अलाउड टू इंकरेज प्रमोट पेमेंट बाय द डेटर, यानी
पेमेंट जो डेटर के द्वारा पेमेंट लेनी हमें उसको इंकरेज करने के लिए, यानी उसको जल्दी पेमेंट करेगा क्योंकि उसको लगेगा यार कुछ पैसा मेरे को मिल जाएगा रिटर्न। दिस हैज़ टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। दिस इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग द ट्रेड डिस्काउंट, और ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद इसको कैलकुलेट करते हैं। सपोज ऊपर वाले केस में वो टीवी का एमआरपी कितना था 15,000, उसने कहा आपको 3,000 डिस्काउंट काट के मैं 12,000 में दूंगा। 3,000 क्या था ट्रेड डिस्काउंट, तो कैश डिस्काउंट इस अमाउंट पे कैलकुलेट किया जाएगा 12,000, क्योंकि फाइनल प्राइस 12,000 रुपये रखी गई है। ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऊपर वाला एग्जाम्पल ही दे रखा है, आप कर सकते हो। तो हमने क्या किया, बेसिकली हमने एक लेक्चर में ही हमने सारे के सारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स समझ लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हमने समझी। अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें नहीं दी हुआ, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में एक क्लास और लूँगा, छोटी सी क्लास होगी जिसमें आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो जो यहाँ पे नहीं दे रखी उसको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो जैसे ही हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स एक्सप्लेन हो जाएगा, एक क्लास और लूँगा, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे फिर से यहाँ पे स्टार्टिंग से पढ़ना अपना स्टार्ट कर देंगे। यानी स्टार्टिंग से हम लोग कहाँ से आ जाएंगे, अकाउंटिंग डेफिनेशन से। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट है प्लीज़ यार कमेंट करके पूछना, या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे आप पूछ लेना। ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि हमने बिल्कुल नए सेशन से, बिल्कुल नई बुक से, बिल्कुल सब कुछ नए तरीके से हमने सितंबर दिसंबर या ऑनवर्ड्स बच्चों के लिए हमने ये क्लासेस स्टार्ट की है। तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चों के पास ये वीडियोस पहुँच जाए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए।